हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सभी लोगों का? सभी लोग ठीक ठाक हैं? बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पार्ट 03 को कवर किया और उस थर्ड पार्ट में हम लोगों ने ये सीखा कि जो डाइपोल होता है वैद्युत द्विध्रुव, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति पर हम लोगों ने वैद्युत विभव को निकालना सीखा। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने करी और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा कि अगर कई सारे आवेश मैनी चार्जेस Q1, Q2, Q3 और Q4 किसी भी माध्यम या किसी मीडियम में रखे हैं तो उनके कारण किसी भी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यानी वैद्युत विभव को पता करना है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? आज इसी पार्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। वैद्युत विभव, जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो लोग ध्यान दें, टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत विभव। इसके 3 वीडियो पार्ट 01, पार्ट 02 और पार्ट 03 पहले ही YouTube पर मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग उनको वीडियोस को देख करके तैयार करें, उनके नोट्स बनाएं, उनको रिवाइज करें और अपनी तैयारी को स्ट्रांग करें जिससे आप कंपटीशन एग्जाम में या अपने एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है बेटा? तो सभी लोग कंटिन्यू करते हैं और जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो अगर पसंद आए तो बाद में उसको लाइक भी करें। ठीक है? तो चलिए हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर एक चार्ज हो -Q और एक +Q, ठीक है, और इसका डाइपोल मोमेंट हो P, ये है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हो। और इसके सीध में अगर कोई पॉइंट लिया जाए, पॉइंट P, तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था एक्सियल पोजीशन। याद है? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको कवर किया था, अच्छी स्थिति। और अगर कोई पॉइंट इसके बाइसेक्शन में ले लिया जाए, परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाए -Q + Q के, तो उसको हम लोगों ने बोला था निरक्षी बिंदु या इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है? तो ये था इक्वेटोरियल पोजीशन या इक्वेटर, और एक को हम लोगों ने क्या बोला था? एक्सियल पोजीशन। तो हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था? अच्छी स्थिति जो होती है एक्सियल पोजीशन, उस पर अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। ठीक है? और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो निरक्ष पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? 0। यहां तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में चर्चा कंप्लीट कर ली थी और ये सारे फार्मूले मैंने आपको डिस्कस किए थे कि अच्छी स्थिति पर अगर विभव निकालना है तो 9 × 10⁹ P/r² करना पड़ेगा और इक्वेटोरियल पर तो 0। क्लियर? सभी लोगों की बातें समझ में आ गई थी, पूरा कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया था। लेकिन अगर कहीं पर हम लोग डाइपोल की जनरल कंडीशन लें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पता करने के लिए, जैसे बेटा यहां पर ये चार्ज है -Q डाइपोल का और ये +Q, और कोई भी पॉइंट हम लोग सिलेक्ट करें डाइपोल के सेंटर से थीटा एंगल पर। यहां पर जैसे हम लोगों ने बिंदु P को लिया जो डाइपोल के केंद्र से थीटा कोण पर है एट एन एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा, और यहां से हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया +Q को और -Q को। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट है r थीटा, ये डिस्टेंस है r सेंटर से डाइपोल की, और इसको बोलते हो वैद्युत विभव का सामान्य सूत्र। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जनरल फार्मूला VR थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला होता था P cos θ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है? जिन लोगों को 12th में इसका डेरिवेशन कराया गया है उन बच्चों ने इस फार्मूले को बहुत जल्दी देख करके ही पहचान लिया होगा, और जिनको ये नहीं पढ़ाया गया है तो मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर यह सूत्र कब लागू होता है? जब आपको पोटेंशियल किसी भी एंगल पे निकालना हो। जैसे यहां पर आप क्या पढ़ते हो? अच्छी स्थिति, तब विभव निकालने का यह सूत्र लगाओगे, निरक्षी स्थिति तब विभव निकालने का यह सूत्र लगाओगे। लेकिन अगर सामान्य सूत्र की बात करी जाए, जनरल फार्मूला, तो आप फार्मूला लिखोगे VR थीटा इज इक्वल टू P cos θ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अब यहीं से हम लोग 2 कंडीशन ले लेते हैं। अगर एक्सियल कंडीशन की बात करोगे, एक्सियल पोजीशन, तो आप थीटा को क्या लेते हो बेटा? 0 डिग्री। और अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करोगे, निरक्षी स्थिति, इक्वेटोरियल, तो आप थीटा को इस फार्मूले में क्या रख देते हो? 90। अगर आप यहां थीटा की वैल्यू को 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², ये जो फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने,
अच्छी स्थिति का सूत्र प्राप्त हो जाएगा आपको, एक्सियल पोजीशन का फार्मूला। और अगर आप थीटा की वैल्यू को क्या रख दोगे 90 यहां पर, तो cos 90 क्या होता है 0, तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा V इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 0। सभी को बात समझ में आ गई? तो ये व्यापक सूत्र होता है, वैद्युत विभव को ज्ञात करने का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे कमेंट करके जरूर लिखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसको बोला जाता है बेटा समविभव पृष्ठ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस अर्थात समविभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस अर्थात समविभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसी को हम लोग बोलते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक, आप लोगों ने ये स्टडी किया है कि इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता है, जिसको समविभव पृष्ठ के नाम से हम लोग जानते हैं, ये एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान एक समान हो। एनी सरफेस ड्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दैट सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम, देन सच सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समविभव पृष्ठ की पहचान क्या हो गई, वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, एक समान। एनी सरफेस at which electric potential is same at every point on surface is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, एक समान। वैद्युत विभव एक समान हो। ठीक है, ऐसे पृष्ठ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। ये बात सभी को समझ में आ गई? ऐसा सरफेस क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, एक समान, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जैसे हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारे पास कोई भी एक है, और इस पर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर किया जाए, पॉइंट ए, और यहां पर कोई दूसरा पॉइंट हो बी, और ए के सीध में एक कोई दूसरा पॉइंट हो सी, और बी के सीध में एक पॉइंट हो डी, और ए से बी को ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने और सी से डी को ज्वाइन कर लिया। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यह पता चल रहा है कि जो ए और बी हैं वो वैद्युत क्षेत्र में बराबर दूरियों पर हैं, वैद्युत क्षेत्र में अलग अलग दूरियों पर हैं। बिंदु ए बिंदु बी इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग डिस्टेंस पर हैं, और सी और डी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग डिस्टेंस पर हैं। कुछ बिंदु ऐसे हैं जो पास में हैं और कुछ बिंदु ऐसे हैं जो दूर पर हैं। ए और सी इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम डिस्टेंस पर हैं, बी और डी इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम डिस्टेंस पर हैं। और सभी लोग जानते हो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अर्थात जो वैद्युत विभव होता है बेटा, उसका फार्मूला होता है V प्रोपोर्शनल 1/R। ठीक है, तो जिन बिंदुओं के लिए R क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वहां पोटेंशियल भी क्या होगा, कांस्टेंट। अगर आप A और C की बात करो तो A और C इलेक्ट्रिक फील्ड में बराबर दूरियों पर हैं। पॉइंट्स A एंड C, इन दोनों के लिए R क्या है, एक समान। ठीक है, कहां से देखोगे, यहां से भी R एक जैसा, यहां से भी R एक जैसा। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आप बिंदु B और C की बात करो, B और D की बात करो, तो इनके लिए भी R कैसा होगा, एक समान।
ठीक है। तो जो बिंदु वैद्युत क्षेत्र में बराबर दूरियों पर होंगे, दोज पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उनका पोटेंशियल भी सेम होगा। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं VA इज इक्वल टू VC, और यहां से आप लोग बेटा बोल सकते हो VB बराबर VD। ये बात आपको समझ में आ गई। जो विभव किसका है A का, वही किसका C का, और जो वैद्युत विभव B का, वही वैद्युत विभव किसका D का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किन किन बिंदुओं के एक जैसे हैं? A और C का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जैसा, B और D का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जैसा, इसलिए A और C को मिलाने वाला जो सरफेस है उसका क्या नाम पड़ेगा? समविभव पृष्ठ, अर्थात इक्यू पोटेंशियल सरफेस। बताएं, आपको ये बात समझ में आ गई? यहां से देखो जरा, यहां से A की दूरी और यहां से C की दूरी एक समान है ना, और फार्मूला क्या होता है? V प्रोपोर्शनल 1/r। जिन बिंदुओं की दूरी एक समान, उनका पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा। तो बिंदु A का जो पोटेंशियल है वही बिंदु C के पोटेंशियल के बराबर होगा, इसलिए A और C को मिलाने वाला जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, वो क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ, अर्थात इक्यू पोटेंशियल सरफेस। सभी को क्लियर हो गया? ठीक, मन लगा के समझे, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। लाइक दैट, अगर आप पॉइंट B और D की बात करें तो B और D को मिलाने वाला जो सरफेस है, ये भी क्या कहलाएगा? इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो कौन कौन से पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाएंगे? सरफेसेस। पहला सरफेस कौन सा बेटा? AC, और दूसरा सरफेस कौन सा? BD। इनका नाम क्या पड़ेगा? समविभव पृष्ठ, अर्थात इन्हीं को आप लोग क्या बोलोगे? इक्यू पोटेंशियल सरफेस। सभी को पूरी बात समझ में आ गई क्या? तो समविभव पृष्ठ आपको क्लियर हो गया। ऐसे सरफेस जिनके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सेम। वैद्युत विभव कांस्टेंट होता है, जो एक बिंदु पर होगा वही हर जगह पर हो, जो एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वही हर जगह पर हो। तो ऐसे सरफेस का नाम क्या पड़ जाता है? इक्यू पोटेंशियल सरफेस, अर्थात समविभव पृष्ठ। क्लियर हो गया? नोट कर लें कॉपी में। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ की सबसे बड़ी पहचान बेटा क्या मिली? पहली बात तो सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सेम। और आप इसको पहचानोगे कैसे? जो सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो? परपेंडिकुलर। आप ध्यान से देखो, AC का क्या नाम है? इक्यू पोटेंशियल सरफेस। BD का क्या नाम है? इक्यू पोटेंशियल सरफेस। और ये दोनों सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे हैं? 90 डिग्री पर लंबवत हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहीं पर कॉपी में नोट कर लें। ऐसे सभी पृष्ठ जो वैद्युत क्षेत्र में लंबवत होते हैं, ऐसे सभी पृष्ठ जो वैद्युत क्षेत्र में लंबवत होते हैं, ऑल दो सरफेसेस विच आर परपेंडिकुलर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे सभी पृष्ठ जो वैद्युत क्षेत्र में लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र में लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे पृष्ठों को हम लोग क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। अगर आप ध्यान से देखें तो जो AB है, AB इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, अनुदिश। लेकिन जो BD है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है 90 पर। लेकिन जो DC है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, विपरीत है, अर्थात परपेंडिकुलर नहीं है। और जो CA है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? परपेंडिकुलर। तो सबसे अच्छी पहचान क्या मिल गई? ऐसे सभी सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे हों? परपेंडिकुलर, 90 पर हों, लंबवत हों, ऐसे सारे पृष्ठों को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्यू पोटेंशियल सरफेस, अर्थात समविभव पृष्ठ। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब जैसे कहीं पर हम लोग बात करें कि हमारे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है +Q, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो स्फेरिकल सरफेस होगा, अगर आप इस चार्ज +Q को स्फीयर के सेंटर पे रख दो, तो स्फीयर के हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो यहां से कैसी है? यूनिफॉर्म, अर्थात एक समान। तो सारे बिंदु एक समान दूरियों पर हैं। All points are at the same distance in the electric field. That means R सबके लिए कैसा है? कांस्टेंट। ठीक है बेटा? और जब सबके लिए R कांस्टेंट होगा तो ये सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा।
तो आप इस बात को हमेशा याद रखो कि जो पॉइंट चार्ज होता है, जो बिंदु आवेश होता है, इसके चारों तरफ खींचा गया स्फेरिकल सरफेस, गोलाकार जो पृष्ठ होगा, ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल सरफेस जो गोलाकार पृष्ठ होगा वो भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस अर्थात समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो ये भी सब लोग लर्न कर लें कि बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज ऑलवेज विल बी स्फेरिकल, और इसका मतलब क्या हुआ, स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो ये भी सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बेटा, अगर डाइपोल की हम लोग प्रॉपर्टी को स्टडी करें तो डाइपोल पर यहां पर एक चार्ज होता था माइनस का क्यू और दूसरा चार्ज होता था प्लस का क्यू। ठीक है, तो डाइपोल के मध्य बिंदु पर अगर कोई भी एक प्लेन सरफेस खींचा जाए, एनी प्लेन सरफेस ड्रॉन बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द डाइपोल, कोई भी एक ऐसा समतल पृष्ठ डाइपोल के चार्जेस के बीच में रख दो जहां से चार्जेस की डिस्टेंस क्या हो, एक समान, मींस कांस्टेंट हो, तो ये भी सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, अर्थात इसको भी आप लोग क्या बोलते हो, समविभव पृष्ठ। बात आपको समझ में आ गई क्या? तो ये भी सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस भी क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इसमें ये जो सरफेस था जो परपेंडिकुलर थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये भी क्या कहलाते हैं, समविभव पृष्ठ अर्थात इक्विपोटेंशियल सरफेस। सभी को क्लियर हो गया? तो क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किए गए ऐसे सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, जिनके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो, एक समान हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, ऐसे पृष्ठों को हम लोग कौन सा पृष्ठ कहते हैं, ऐसे पृष्ठों को हम लोग समविभव पृष्ठ अर्थात इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? पहचान हमको क्या मिली, जो सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होंगे, परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत होंगे, ऐसे पृष्ठों को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस अर्थात समविभव पृष्ठ। क्लियर हो गया बेटा? अब जरा आगे आप इस चीज को ध्यान से समझें, सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में नोटबुक में इसको नोट करते जाएं। ठीक है, और पूरा टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कंपटीशन फिजिक्स की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आगे आने वाले वीडियोस भी आपको हेल्पफुल हों और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है बेटा? तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई ऐसे सरफेसेस जिनके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम। अब जैसे अभी हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि कोई चार्ज अगर प्लस क्यू है तो इसके चारों ओर जो स्फेरिकल सरफेस होगा, जो गोलाकार पृष्ठ होगा, इसका नाम पड़ेगा समविभव पृष्ठ, मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर इस पृष्ठ पर हम लोग क्या खींचें, बोलो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करें, वैद्युत बल रेखाएं, इस चार्ज के कारण जो लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी, जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, वो सतह पर लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ध्यान रखिएगा, हर जगह ये 90 का एंगल बनाएंगी। किसका एंगल बनाएंगी? 90 अंश का एंगल बनाएंगी। हर जगह ये 90 का एंगल बनाएंगी। तो ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो सरफेस पर हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस का अर्थात समविभव पृष्ठ का, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ड्रॉ की गई लाइन ऑफ फोर्सेस, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा सतह की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस, कि वैद्युत बल रेखाएं मींस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वैद्युत बल रेखाएं मींस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सदैव पृष्ठ पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, अर्थात वैद्युत पृष्ठ पर, या फिर ये कह सकते हो समविभव पृष्ठ पर ये हमेशा क्या होती हैं बेटा, परपेंडिकुलर होती हैं। तो सबको प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? ठीक है, अब आप ध्यान दें, अगर इस पॉइंट को हम लोग बोले ए और इस पॉइंट को बोले बी, तो अभी हमको क्या पता चला कि हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, VA बराबर VB इज इक्वल टू कांस्टेंट। ए और बी तो छोड़ो, जितने भी पॉइंट हैं यहां पर A B C D E F G H एनी वन, कोई भी पॉइंट हो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत विभव क्या होगा, एक जैसा। तो अगर हम लोग इनके बीच में क्या निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस, तो VA माइनस VB क्या आएगा, 0।
तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभवांतर होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो हमेशा क्या होता है, जीरो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, सेम मींस कांस्टेंट, और वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा क्या होती हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर अर्थात सतह के लंबवत होती हैं। वेरी गुड, क्लियर, सभी को समझ में आ गया। इसी तरह ध्यान से टॉपिक को समझें और कंसंट्रेट होकर के पूरे वीडियो को ध्यान से देखा करें और नोट्स बनाया करें, और जिनके नोट्स बने हुए हैं वो लोग टॉपिक को रिवाइज किया करें। बीच बीच में 5-5 मिनट के लिए पढ़ना, फिर किसी काम के लिए उठ जाना, फिर आगे चले जाना, बेटा ऐसे तो जिंदगी भर काम आते रहेंगे, आपकी पढ़ाई कभी भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो जब भी मौका मिले तो कंसंट्रेशन से, बिल्कुल एकदम साइलेंस माइंड में, ध्यान रखिएगा, पीस माइंड से आप बिल्कुल टॉपिक को तैयार किया करें, और जितना ज्यादा हो सके कंसंट्रेशन से टॉपिक को तैयार करो, और एक साथ पूरे वीडियो को देख करके तब चीजों को समझने का प्रयास किया करें। कंटिन्यूटी से बेहतरीन रिजल्ट कभी जिंदगी में नहीं होता, इसलिए जिन बच्चों के अंदर निरंतरता रहती है, कंटिन्यूटी रहती है, पढ़ाई लिखाई करने में एक रेगुलरिटी रहती है, जिस टॉपिक को करना है पूरा फिनिश करना है, उनकी तैयारी और अच्छी होती है। ठीक है, तो यहां तक सबको बात समझ में आ गई। तो VA की वैल्यू किसके बराबर, VB के, VA माइनस VB कितना, 0। अब अगर किसी चार्ज को A से B तक हम लोग चलाएं, ठीक है, कोई भी चार्ज है Q, इसको हम लोगों ने मूव कराया पॉइंट A से पॉइंट B, तो जब आप किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो वर्कडन का बेटा फार्मूला क्या होता था, याद करें, कार्य का सूत्र होता था W बराबर Q इंटू डेल्टा V, और अपने वाले केस में चार्ज को ले जा रहे हो A से B तक, तो डेल्टा V की जगह आप क्या लिखोगे, VA माइनस VB, और VA माइनस VB की वैल्यू क्या है, 0, देयरफॉर वर्कडन विल बी 0। क्या हमको पता चला, किसी भी चार्ज को अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाओगे तो हमें कोई भी वर्कडन करना नहीं पड़ेगा। व्हेन एनी चार्ज डिस्प्लेस ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर देन देयर विल बी नो एनी वर्कडन, हमें कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता। आंसर क्या होगा, W बराबर 0। तो ये भी प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें और लर्न कर लें। तो सारी बातें सबको समझ में आ गई। मेन प्रॉपर्टीज मैंने आपको तैयार करा दी हैं। समविभव पृष्ठ की पहली पहचान क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं पर क्या होता है, एक समान। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी कांस्टेंट, विल बी सेम। नंबर 2 आप लोगों ने क्या पढ़ा था, ऐसे सारे सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, उनका क्या नाम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नंबर 3 आप लोगों ने क्या पढ़ा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा पॉइंट चार्ज अर्थात बिंदु आवेश का, वो स्फेरिकल इन शेप होगा, गोलाकार होगा। फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जितने भी सरफेसेस इक्विपोटेंशियल होंगे उनके हर बिंदु पर विभव समान होने के कारण किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होगा, 0 होगा। फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा, किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक जगह से दूसरी जगह तक अगर ले जाया जाए तो हमें कोई भी वर्कडन करना नहीं पड़ता, हमें अलग से किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और बेटा याद करें, हम लोगों ने पढ़ी थी कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये प्रमेय क्या कहती थी, वर्कडन इज इक्वल टू डेल्टा के, और डेल्टा के को बोलते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि किसी भी चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, अल्फा पार्टिकल को, हीलियम न्यूक्लियस को, किसी भी चार्ज को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस में जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितनी वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है। तो जब कोई वर्कडन नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। दैट मींस इसका भी आंसर क्या होगा, डेल्टा के इज इक्वल टू 0। सबको पूरी बात समझ में आ गई क्या, क्लियर हो गया? तो इसको अपनी कॉपी में सीरियल से स्टेप बाय स्टेप आप सारे पॉइंट्स को नोट कर लें, टॉपिक का नाम डाल दें इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं इनको आप अच्छी तरह अपनी कॉपी में एक एक करके नोट कर लें। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों को नोट करने में प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, और बाकी लोग कंटिन्यूटी से साथ साथ इनको तैयार करें और इनके नोट्स भी बनाते रहें। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, और जो बच्चे नए हैं जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बेटा क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो ये हम लोगों ने टॉपिक कौन सा कवर किया, इक्विपोटेंशियल सरफेस अर्थात समविभव पृष्ठ। ठीक है, नोट कर लें जल्दी से।
क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर कर लिया? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छी तरह सब लोग उसको तैयार कर लेना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कोई भी चार्ज हो प्लस का Q1 और इससे r डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज हम लोग ले लें प्लस का Q2। ठीक है बेटा? तो आप लोग क्या जानते हो कि जब Q2 चार्ज को Q1 के पास लाओगे तो Q1 चार्ज उस पर क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल, जिसकी डायरेक्शन कहां पर होगी? बाहर की ओर। तो Q1 आवेश Q2 को कहां ढकेलेगा? बाहर की ओर। ठीक है? इसी प्रकार आप लोग जानते हो कि अगर ये चार्ज हो माइनस का Q1 और यहां पर ये चार्ज हो प्लस का Q2। ठीक है बेटा? डिस्टेंस अब भी कितनी है यार? अब आप बताएं। अब Q2 चार्ज माइनस Q1 के कारण क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। इसमें लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलाम्स लॉ सबको लर्न है ना? कूलाम का नियम, जिन बच्चों को ना तैयार हो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको जाके तैयार करो और अच्छी तरह नोट्स बनाओ। तो ये चार्ज है प्लस का Q2, ये प्लस का Q1, तो Q1 के कारण Q2 पे क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल कूलाम्स लॉ से। और ये प्लस Q2, ये माइनस Q1, तो Q2 पर माइनस Q1 के कारण क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस आकर्षण बल। अब आप जरा इस बात को समझें, Q2 आवेश Q1 के कारण बाहर भागेगा। बेटा मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो ना? Q2 चार्ज Q1 के कारण आउटवर्ड रिपेल होगा, लेकिन अगर हम Q2 को Q1 के पास लाना चाहें तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हमें कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। बताओ ये बात सबको समझ में आई? Q2 पर Q1 फोर्स कहां लगा रहा है? बाहर। तो जैसे आप Q2 को रिलीज करोगे, छोड़ोगे, तो Q2 अपने आप कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। अब अगर हम Q2 को Q1 के पास रखना चाहें या Q1 के पास लाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वर्कडन करना पड़ेगा। बिना किसी एक्स्ट्रा वर्कडन के ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो ये है ना कि ये इसको ढकेल देगा, बाहर चला जाएगा। अब हम चाहते हैं ये बाहर ना जाए तो हमें क्या खर्च करनी पड़ेगी? एनर्जी अर्थात ऊर्जा, Q2 को यहां पर बनाए रखने के लिए। सबको पूरी बात समझ में आ गई? सेकंड कंडीशन पे आओ। ये प्लस Q2 माइनस Q1 क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हम इस Q2 को उसके पास ना जाने दें, Q1 के पास यहीं पर रोके रहना चाहें तो भी हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वर्कडन अर्थात कार्य करना पड़ेगा। और बेटा इसी वर्कडन को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। सारी बात आपको समझ में आ गई? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको क्लियर हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको बेटा U से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज रिप्रेजेंटेड बाय U। तो पहले तो ये बताओ U सबको समझ में आ गया? U है क्या? U इज द वर्कडन। और क्या है? कार्य है। कौन सा वर्कडन है? चार्जेस को एक दूसरे के पास में लाने में या चार्जेस को एक दूसरे से दूर ले जाने में हमें जितना भी वर्कडन करना पड़ेगा, हमें जितनी भी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सभी को समझ में आ गया? इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से अगर किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाए तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? वर्कडन करना पड़ेगा, हमें एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा। और यही एनर्जी या यही वर्कडन क्या कहलाता है? चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। बोले ये बात सभी को समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सिंपल है। आप पहले वाले केस को देखें, अगर यहां कहीं बेटा इनफाइनाइट हो, आप ध्यान से समझें, पहले वाले केस में अगर दूर कहीं कोई अनंत बिंदु हो, इनफाइनाइट पॉइंट हो, तो Q1 के कारण जो Q2 वाला सेकेंड वाला डायग्राम को मैं रफ कर दूं। चलिए अभी मैं इसको हटा देता हूं, है? अब आप समझो, ठीक है बेटा? मन लगा के समझो सभी लोग, ठीक? अच्छे बच्चों की तरीके। तो अगर हम लोग क्या करें, Q1 के कारण Q2 पर, अगर इसको कहते हैं पॉइंट ए और इसको पॉइंट बी, तो अगर हम लोग पॉइंट बी पर क्या निकालें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत विभव,
एट पॉइंट बी, बिंदु बी पर अगर हम लोग वैद्युत विभव की गणना करें तो फार्मूला क्या बनेगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर। बताओ ये सबको समझ में आ गया। इस आवेश का यहां वैद्युत विभव निकालोगे तो बेटा यही तो होगा, है ना। अब Q2 वाले चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट बी पर ला रहे हो तो हम लोग क्या निकाल लें, वर्क डन। ठीक है, थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। अगर हम लोग वर्क डन निकालें, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q2 फ्रॉम कहां से बेटा, इनफाइनाइट टू पॉइंट बी, तो अनंत से बिंदु बी तक Q2 को लाने में कितना कार्य होगा, तो W इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। अगर आप पोटेंशियल की यहां पर वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर, और इसको जब आप एक साथ लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से यानी अनंत से बिंदु बी तक लाने में। और अभी बेटा आपने कॉन्सेप्ट को क्या पढ़ा है, आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है कि यही जो वर्क डन होता है यही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, और बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। बताएं ये बात सभी को समझ में आ गई क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको समझ में आ गया। आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक अगर लेकर आओगे तो Q1 Q2 से जो सिस्टम बनेगा, जो निकाय बनेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फार्मूला क्या होता है बच्चों, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। और अगर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को रख दोगे तो U इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई आर, और एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी, तो इसकी यूनिट आप क्या लिखोगे, जूल लिखोगे। तो पूरा फार्मूला क्या बना बोलो, U इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई आर, और यूनिट क्या लिखोगे, जूल। नोट कर लो इसको जल्दी से कॉपी में। क्लियर हो गया बच्चों, नोट कर लिया सभी लोगों ने। क्या हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और इसका फार्मूला क्या बना, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। रब कर दिया जाए, चलिए भाई इसको रब कर देते हैं। मन लगा के बेटा पढ़ो, ध्यान रखना टॉपिक्स को जितना अच्छी तरह आप रिवाइज करोगे, ठीक है ना, जितनी अच्छी तरह आप टॉपिक को रिवाइज करोगे आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी। तो तब तक उन चीज़ों को पढ़ा करो जब तक बिल्कुल कंफर्मेशन ना आ जाए। और बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी टॉपिक को ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना चाहिए। बेसिक्स अगर अच्छे होंगे तो आप हर चीज़ को अच्छी तरह कर ले जाओगे, न्यूमेरिकल्स भी कर ले जाओगे, नहीं तो फंसे फंसे टहलोगे फिर, है ना, बाद में फिर दिक्कत आती है। तो जैसे यहाँ पर दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं और बीच की दूरी है यार, तो बेटा फार्मूला क्या आया, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। समझिएगा जरा, ठीक, जब दोनों आवेश प्लस में होंगे तो ऐसे लिखोगे। लेकिन अगर एक चार्ज हो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ये प्लस का Q1 और यहां पर लिख दिया जाए माइनस का Q2 और बीच की दूरी R, तब आप फार्मूला क्या लिखोगे, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2 बाई आर। डिफरेंस समझ में आया? क्या डिफरेंस समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। तो चार्ज को विद द साइन लेते हो बेटा, जब एक चार्ज पॉजिटिव एक निगेटिव तो एनर्जी भी निगेटिव होगी, इस बात को ध्यान रखना, माइनस Q2 बाई आर, ठीक है। और दोनों से एक कॉमन चीज आपको मिल रही है, U प्रोपोर्शनल 1/R, U प्रोपोर्शनल 1/R। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे U घटेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है और साथ में पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि चार्जेस का नेचर कैसा है, ठीक है। किस बात पर डिपेंड करती है? चार्जेस का नेचर कैसा है। जैसे बताना आंसर, ठीक है, ट्राई करना अपने आप सब लोग। जैसे यहां पर है प्लस का Q1, यहां पर है प्लस का Q2, तो बताओ अगर इनके बीच की डिस्टेंस R हो, बेटा ध्यान समझना, दो चार्ज Q1 Q2 बीच की दूरी R, तो बताओ इनको पास में लाएं तो एनर्जी बढ़ेगी कि दूर ले जाएं तब एनर्जी बढ़ेगी? चलो बताओ जल्दी से बताओ भाई, अपनी अपनी कॉपी में आंसर लिख लो। Q1 Q2 अगर सेम साइन हो तो पास में लाने पर एनर्जी बढ़ेगी कि दूर ले जाने पर एनर्जी बढ़ेगी? इनको पास में लाएं तब एनर्जी मैक्सिमम कि इनको दूर ले जाएं तब एनर्जी मैक्सिमम? क्या होगा आंसर?
अगर Q1 Q2 बीच की दूरी r हो तो दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव। और जब दोनों चार्जेस है पॉजिटिव तो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो अगर हम इनको पास में लाएंगे तो हमें ज्यादा वर्कडन करना पड़ेगा, तो पास में लाने पर वर्कडन ज्यादा होगा। नियर टू ईच अदर, अगर दोनों आवेशों को एक दूसरे के पास में लाया जाए तो वर्कडन कैसा होगा? मैक्सिमम। तो एनर्जी भी कैसी होगी? मैक्सिमम। लेकिन अगर इन चार्जेस को दूर ले जाया जाए, अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, तो वर्कडन क्या होगा? मिनिमम। ये तो अपने आप दूर जा रहे हैं ना, दोनों पॉजिटिव हैं, ये अपने आप दूर जा रहे हैं बेटा, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये अपने आप दूर जा रहे हैं। वर्कडन क्या होगा? मिनिमम। और वर्कडन मिनिमम तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी? न्यूनतम। तो एक जैसे अगर आवेश हो तो पास में लाने पर, नोट कर लो कॉपी में, अगर एक जैसे चार्जेस हो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पास में लाने पर वर्कडन ज्यादा करना पड़ता है, तो इनकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। और दूर ले जाने पर वर्कडन कम करना पड़ता है, तो एनर्जी कम होती है। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, टॉपिक को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। चलो ये वाला मार्कर नहीं चल रहा, हटा दें। अब देखो जरा, अब इसी का जस्ट अपोजिट, जैसे यहां पर ये चार्ज है Q1, ठीक बेटा, और यहां पर ये चार्ज है Q2 और बीच की दूरी कितनी r। अब इस चार्ज को मैं कर दूं माइनस में, तो अब बोलो सेम साइन की अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। इनकी प्रकृति, इनका नेचर अलग अलग हो गया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो अब अगर हम इनको दूर ले जाना चाहें, ये अट्रैक्शन फोर्स है ना, अगर हम इनको दूर ले जाना चाहें तो हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या हुआ? अवे फ्रॉम ईच अदर। जब दूर ले जाओगे तो वर्कडन कैसा होगा? मैक्सिमम। तो एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। देखो पहले से उल्टा हो गया, लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आसानी से पास में आ जाएंगे। मूव्स नियर टू ईच अदर, पास में लाओगे तो वर्कडन कैसा होगा? मिनिमम। इसलिए यू भी कैसा होगा? मिनिमम। सभी को बात समझ में आ गई? तो इस बात को अपनी कॉपी में आप कहीं नोट कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि अगर एक जैसे चार्ज हैं प्लस प्लस माइनस माइनस, तो पास में लाने पे ज्यादा कार्य करना पड़ता है, तो एनर्जी भी ज्यादा होती है, और दूर ले जाने में कम। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो कॉन्सेप्ट ठीक उल्टा होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है बेटा, जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लो। अच्छे बच्चों की तरीके मन लगा करके पढ़ाई को करते रहें, टॉपिक को रिवाइज जरूर करें। और अगर समझ में आ रहा हो कि सर क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, या आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आप जरूर अपनी बात को कमेंट सेक्शन में लिखा करें। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने दो चीजों को कवर किया, पहला समविभव पृष्ठ इक्यू पोटेंशियल सरफेस, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों के नोट्स आप अच्छी तरह बना लें अपनी अपनी नोटबुक में, और टॉपिक्स को पूरा रिवीजन में रखें, और जितना ज्यादा हो सके मन लगा करके आप इसकी तैयारी करें, जिससे आप आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। चाहे वो डिफेंस का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, जेईई मेंस का एग्जाम हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके तैयार होना बहुत जरूरी होते हैं। इसके लिए आपको अच्छी तैयारी की आवश्यकता है, जो कि मैटर मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रयास है कि मैं आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड कर सकूं जो ऑफलाइन क्लासेस में जैसे आप पढ़ते हो वैसा ही ऑनलाइन में आपको फील आए। तो बस जरूरत है तो आपकी मेहनत करने की और टॉपिक को रिवाइज करने की। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टर्न पे, या कह सकते हो अगले वीडियो में, हम लोग फिर से नए टॉपिक को लेकर आएंगे, इनके न्यूमेरिकल्स का डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, टॉपिक को अच्छी तरह रिवाइज करें, वीडियो को एक बार लाइक करें, और अपने आसपास जो दोस्त हों, जो फ्रेंड्स हों, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, आउटर एरियाज में रहते हैं, या जो लोग जिनके यहाँ संसाधनों की कमी है, ऐसे बच्चों को ज्यादातर इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि वो लोग भी घर बैठकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और बाकी आप लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो नेक्स्ट टर्न में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।